हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 23 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल हमारा वेस्ट वाटर सर्वेलेंस के बारे में होगा। दूसरा करंगल अंबाजी अबू रोड के बारे में। चौथा यूरो डॉलर पैरिटी और आपका तीसरा सॉरी यूरो डॉलर पैरिटी और चौथा आपका अबाउट मिशन के बारे में और पांचवा आपका विंडफॉल के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टडी कंडक्ट हुई है हैदराबाद बेंगलुरु, जहाँ पे आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से सैंपल कलेक्ट किए गए किसके कोविड 19 जो कॉन्टेक्टेड आपका वेस्ट वाटर है, जहाँ पे स्टूल्स का जो वेस्ट वाटर होता है वहाँ पे आपका पानी कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो पॉपुलेशन का स्टूल्स होता है, यानी कि जो मॉर्निंग में आदमी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से निवृत्त होकर जो पानी गंदा पानी होता है उसको ट्रीट किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वहाँ पे उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। सैंपल कलेक्ट करने से उसका एनालिसिस किया जाता है और उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं पहले से ही कि कितनी पॉपुलेशन में आपका किस किस टाइप के स्टेन्स फैले हुए हैं। तो इस स्टडी का ये एम यही है कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड और प्रोसीजर डेवलप कर सके जिससे रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगी, इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी। इंडस्ट्री के पास पहले से ही मेथड होगा इस चीज को डिटेक्ट करने का। तो ये इसका पूरा पर्पज है। देखिए यहाँ पे पूरा एक तरह से आपको पिक्चर में समझाया गया है कि ये आपके आपके आबादी है। आबादी मतलब पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन ने क्या किया कि जो इनका वेस्ट वाटर है वो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आया, वहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए गए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस किया गया। यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जो वेस्ट वाटर था उसको ट्रीट कर दिया गया और ट्रीट करने के बाद जो साफ पानी है उसे दूसरे किसी कामों में यूज कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला कि पूरा ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज ये है। एडवांटेज ये होगा कि जो आपका ट्रेंड्स होता है, जो आपका वायरल लोड होता है, वायरल लोड का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कितने परसेंट वायरस फैला हुआ है। ठीक है, तो या तो उसका इंक्रीजिंग वो आप ट्रेंड देखने को मिलेगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड है उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड उसको नापा जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है। दूसरा ये है कि कुछ ही टाइम में इसको पता लगाया जा सकता है, इसकी सीक्वेंसिंग की जा सकती है एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि वो सिंगल पर्सन की आरटीपीसीआर होती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही आरटीपीसीआर मतलब आप सैंपल लेते हो एक पर्सन का, तो जो सैंपल लिया स्वाब का आप उस पे वो करते हो क्या ना एनालिसिस करते हो, सीक्वेंसिंग उसकी करते हो, तो वो सिर्फ एक ही टाइम में एक ही पर्सन की होगी। मगर यहाँ पे जो वेस्ट वाटर सर्विलेंस जो मेथड है उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन की मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स की एक साथ क्या नाम सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो इसमें टाइम बचेगा, मेहनत कम लगेगी, आदमी कम लगेंगे और जल्दी से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज लिखी भी हुई है कि हम ट्रेंड के इंक्रीज बढ़ रहा है या घट रहा है, आपका वायरस किसी पॉपुलेशन में फैल रहा है या वो कम हो रहा है, तो उसके वेव ऑफ होने से ही पहले, यानी कि टेक ऑफ होने से ही पहले, उसके बढ़ने से ही पहले हम उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो नए वेरिएंट होते हैं वो आप पहले से ही उसका पता लगा लोगे। इससे क्या होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलेगी। तो उस तरह से वो अपना एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि उससे बचाव के लिए, रोकथाम के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। वो जो वेस्ट वाटर सर्विलेंस है वो आपकी किसी पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज पर तब डिपेंड किया जाता है जब आपके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स आकर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तब आप प्राइमरी हेल्थ केयर में किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जाते हो। मगर आपके स्टूल से पहले ही पता लगा लिया जाएगा कि हाँ इस पॉपुलेशन में आपका वायरस डिटेक्ट हो चुका है, तो उनको पहले से ही आगाह किया जा सकेगा। आगाह करने से वो पहले से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देंगे। अगला आर्टिकल हमारा तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड के बारे में। देखिए क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये इसके कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दे दिया। ये क्या आपका रेलवे लिंक रोड है, रिंग रिंग सॉरी सॉरी रेलवे लिंक लाइन है आपकी, नई लाइन है कि तीन आपके स्टेशन को जोड़ेगी, तिरंगा हिल्स को जोड़ेगी, अंबाजी मंदिर को जोड़ेगी और आबू रोड को ही कनेक्ट करेगी। ये आपका एक तरह से पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है और इनको कनेक्ट करने से जो आपके डिवोटीज होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। तो यही इस चीज़ में बताया गया है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दे दिया गया है नई रेलवे लाइन की। तो इसका हाईलाइट की अगर बात करें, 116.65 किलोमीटर की ये टोटल लेंथ होगी। इसको 2026-27 तक कंप्लीट करना है। इसमें लगभग 40 मैन डेज इसका टोटल जो एम्प्लॉयमेंट का अगर हम बात करें कितना डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करेगी, 40 मैन डेज की लगभग ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके रूट की बात कर ले कहाँ कहाँ से होगी, जो राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहां से, गुजरात का जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, और महसाना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश को, राजस्थान गुजरात का वहां से होके गुजरेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपकी तीन जगह कनेक्ट करेगी। अब इसमें यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया है, फेमस पिलग्रिमेज सेंटर जो है अंबाजी है, ये 51
शक्तिपीठ में से एक आपकी शक्तिपीठ है। ठीक है, शक्तिपीठ वही है जो 51 पार्ट थे आपके माता पार्वती के, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट थे, जहां जहां गिरे थे उनको शक्तिपीठ बोला जाता है। टोटल 51 थे, कहीं पे 52 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 51, पर हम 51 मान के चलते हैं कि 51 शक्तिपीठ में था आपका एक शक्तिपीठ आपका ये अंबाजी मंदिर है, टेम्पल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अजीतनाथ टेम्पल है जो कि तिरंगा हिल्स पे लोकेटेड है, उसके भी दर्शन हो सकेंगे आसानी से। जो बहुत सारे डिवोटीज या भक्त करने हैं उनको आसानी से इसकी एक्सेस मिल सकेगी, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होता था वहां तक एक्सेस ले पाना, और इससे टूरिज्म, जो रिलीजियस टूरिज्म है राजस्थान और गुजरात का, उसको भी बूस्ट मिल सकेगा। ठीक है, अंबाजी टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ, गुजरात में। ठीक है, इससे क्या फायदा पहुंचेगा कि हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, मोबिलिटी इंप्रूव होगी, और इससे ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रीजन का, क्योंकि सोसाइटी में एक तरह से सौहार्द आएगा, प्यार मोहब्बत की भावना बढ़ेगी, क्योंकि भावना बहुत जरूरी है, प्यार की भावना को बढ़ाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है, और आपका पिलग्रिमेज को कनेक्टिविटी मिलेगी, जो उसकी पिलग्रिमेज साइट्स है उनको अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, इससे आसानी से ट्रेवल किया जा सकेगा, जो भक्त करना है वो आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। फैसिलिटेट करेगी फास्टर मूवमेंट को, और जिससे कि एग्रीकल्चर के और जो लोकल गुड्स है हमारे, जैसे कि आपकी कोई फूड्स आइटम हो गए या लोकल गुड्स हो गए, जैसे साग सब्जी होगी, उनको आपको आसानी से ट्रेन के थ्रू क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा चुका है। कनेक्टिविटी किसके बीच में बढ़ेगी, गुजरात और राजस्थान के बीच में कनेक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे एक तरह से अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस रेलवे लिंक के थ्रू एक तरह से अल्टरनेटिव रूट की तरह ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, इस पिलग्रिमेज साइट के बारे में थोड़ा सोच है, जो अंबाजी टेम्पल है इसके बारे में बात करें। अंबाजी टेम्पल ये पिलग्रिमेज टेम्पल साइट है, कहाँ पे, गुजरात में। ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। ठीक है, हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं मोदी जी वाली पिक्चर में। ठीक है, अगला आगे भी और थोड़ा जान लेते हैं। जो डिवोटीज है आपका अजीतनाथ टेम्पल जो है, क्योंकि राजस्थान गुजरात जो है आपकी जैन कम्युनिटी भी वहाँ पे काफी ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे जो 24 आपके ये तीर्थंकर हुए, जैन कम्युनिटी के 24 तीर्थंकर, उनमें से एक तीर्थंकर थे अजीतनाथ, तो उनके नाम पे टेम्पल बना है, तो उसका भी वहाँ पे जो तिरंगा हिल्स पे बना हुआ है उसके भी वहाँ पे दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारे यूरो डॉलर पैरिटी के बारे में। पैरिटी यहाँ पर मतलब होता है बराबरी, बराबरी अप्रोक्सीमेट के आपका लगभग बराबरी के, कहते हैं ना, एक लड़का गरीब है एक अमीर है, अगर दोनों को बराबर लेवल पे लाना है, पैरिटी पे लेके लाना है, तो दोनों को बराबर के अधिकार देने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मतलब न्यूज में क्यों आया कि यूरो जो है कंटिन्यूसली डाउन कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका डाउन देख रहे होंगे, अगर 2021 है आपका यहाँ पे जुलाई 2021 तक का आपको, सॉरी 2022 तक का आपको ट्रेड देखने को मिल रहा होगा, कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। अब इसके डाउन होने के रीजंस क्या है वो भी हम जानेंगे, मगर पहले ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे यूरो जो है इसके पैरिटी के बराबर आ गया, डॉलर मजबूत हो रहा है, यूरो डाउन हो रहा है। पहले कि ये लगभग अब अप्रोक्सीमेट हो गए कि क्या, अगर हम अभी की बात जाने कि एक डॉलर बराबर कितना है, एक यूएस जो डॉलर है वो लगभग 0.98 यूरो के बराबर है। ठीक है, 0.98 यूरो के बराबर आपका है, तो लगभग पैरिटी पे आ गया, लगभग बराबरी सी पे आ गया। कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक डॉलर में एक यूरो को लगभग अब खरीद सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये बात है, इसलिए न्यूज में आया क्योंकि डाउन होता जा रहा है, हमारा रुपये भी बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। उसके बारे में भी बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया कि यूरो ने लगभग 12% आपकी वैल्यू डाउन कर दी है, डाउन हो गई है, उसकी लॉस्ट कर दी है, किसके कंपेरिजन में, आपके यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ये आपकी वैल्यू डाउन चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि वो पीछे हमने डिस्कस किया कहाँ पे, ये कह रहा है कि इसमें $1 कुड बाई 1 यूरो इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है कि वो जहाँ पे आप मनी को, डिफरेंट कंट्री की मनी को एक दूसरी कंट्री में एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो अगर $1 से हमें यूरो खरीदना है तो एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां पर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक्सचेंज मार्केट रेट के बारे में जान लेते हैं। एक्सचेंज मार्केट क्या होती है कि देखो, जो आप किसी भी करेंसी का जो प्राइस है वो किसी भी मार्केट में, जो इकोनॉमिक मार्केट है उसमें डिटरमाइन किया जाता है किससे, डिमांड और सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई ऐसा कंसेप्ट है कि यही सारी चीज का खेला है एक तरह का, यही सारी चीज डिसाइड करते हैं किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डिमांड कम होगी तो उसकी क्या है, सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट आप लगाइए कि अगर कोई करेंसी है, जैसे कि आपका, अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया में अगर डॉलर का आपको डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि आपका रुपया डाउन कर जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड, डॉलर का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, हम बाहर से चीजें क्या कर रहे हैं, बाहर से चीजों को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं,
ठीक है, बाहर से चीज़ों को खरीदेंगे तो डॉलर देना पड़ेगा, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो अब हमारा रुपया डाउन चला जाएगा, ठीक। अगर आपकी डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट से हम समझेंगे कि अगर किसी कंट्री में सप्लाई ऑफ ए कंट्रीज करेंसी, अगर किसी कंट्री की करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर, वो किस वजह से बढ़ती है? तो या तो सेंट्रल बैंक ने अपनी जो बैंक की पॉलिसी है वो ऐसी बना दी और वहाँ की जो लोकल डिमांड है, क्या नाम किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट के लिए या फॉरेन एसेट के लिए, वो आपकी वेरी कर रही हो। जैसे कि अगर आपको इंडिया की अगर हम बात लेके चले कि इंडिया में अगर उसकी डिमांड बढ़ती है आपकी, क्या नाम है, इसकी डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, डॉलर की डिमांड तो तभी बढ़ेगी ना जब आप इंपोर्ट करोगे, सॉरी जब आप एक्सपोर्ट करोगे, तो क्योंकि डॉलर क्या होगा, तो डॉलर आपका इंडिया में आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे यानी कि अमेरिका खरीद रहा है हमसे, हम इंडिया वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका हमसे खरीद रहा है, तो अमेरिका खरीद रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी करेंसी आएगी, यानी कि रुपया आपका क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। अभी फिर इसकी अगर बात करें, जो अगर आपने बैंकों की जो पॉलिसी है वो आपका क्या हो गया, थोड़ी सी लीनियंट कर दी, यानी कि रेट आपको सॉरी लीनियंट नहीं, आपने रेट बढ़ा दिए, तो रेट बढ़ा दिए क्या होगा कि अगर बाहर से जो करेंसी का इनफ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि बाहर की करेंसीज को आपका क्या होगा कि मान लो जैसे यूएस वाले जो है, मान लो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में आपका क्या करना पसंद करेंगे, वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा किसी भी एसेट पे वो इन्वेस्ट करने से, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है, अगर किसी करेंसी की जो डिमांड है उसका उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर किसी करेंसी की डिमांड जो बढ़ी है तो उसे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी उसके लिए वो होगी जिम्मेदार, और फॉरेन डिमांड जो एक्सपोर्ट की है वो जिम्मेदार होगी, और डोमेस्टिक एसेट्स की जो डिमांड है वो आपकी जिम्मेदार होती है किसी भी करेंसी की डिमांड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब फैक्टर जो है इसके यूरो के फाल में, देखो दो फैक्टर है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की, ठीक है, एक तो ये, दूसरा खुद अपना यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसकी कमियों के कारण, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी क्या है कि इंटरेस्ट रेट को ज्यादा टाइट नहीं किया, जबकि आपकी जो यूएस फेडरल बैंक ने आपकी इंटरेस्ट रेट को टाइट कर दिया। इंटरेस्ट रेट को टाइट करने से क्या होगा कि देखो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये इन्फ्लेशन इन यूएस हिट 4.9%, इसने अपने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करा, अपने जो फेडरल रिजर्व बैंक है उनका सेंट्रल बैंक, उसने आपका क्या कर दिया, सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे यूएस में तो वो बैंक जो है आसानी से क्या है कि लोन नहीं दे पाएंगे, लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में करेंसी का, मार्केट में डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा, डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं होगा, तो पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट में उतना सामान खरीदने के निकलेंगे नहीं, और जो चीज़ें पहले से महंगी है तो वो चीज़ें महंगी है, जो आपके वहाँ पे मार्केट में जो दुकानें हैं, ये लोग हैं जो चीज़ें पहले महंगी बेच रहे थे उनके पे, तो उनकी चीज़ें कम बिकेगी तो उन्हें मजबूरी में उसका रेट डाउन करना पड़ेगा, रेट डाउन हो गया तो देखो आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो गया कि आपका चीज़ों में रेट डाउन हो गया, चीज़ों का रेट डाउन हो गया, रेट डाउन होने से क्या होगा, फिर लोग देखेंगे अरे चीज़ें सस्ती है तो चीज़ें खरीदने निकलेंगे, तो कहने का मतलब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और यूरो जोन में क्या है कि वहाँ पे भी आपका जो है इन्फ्लेशन 8.6% पहुंच चुका है जून मंथ की अगर हम बात करें, तो यूएस जो फेडरल रिजर्व बैंक है आपका, वो उसने क्या किया है, आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जिससे कि उनकी मनी सप्लाई को, ग्रोथ को रोका जा सके, कम किया जा सके, जबकि ईसीबी ने अपने कोई ऐसा टाइटनिंग की पॉलिसी नहीं अपनाई है, नहीं ऐसी स्टेप ली जिससे कि उनका इन्फ्लेशन रेट 22% हाई हो गया है। तो अब हाई होने से क्या है कि कम हुई ना, कम यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अपना प्राइमरी रीजन, क्योंकि उसने तो कोई स्टेप लिया नहीं, उन्होंने तो क्या है कि इनका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, फिर भी वो अपने इंटरेस्ट रेट को, क्या नाम, जो बैंकों को लोन दिया जाता है आपके बैंकों के द्वारा, वो उनका इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम रखे हुए हैं, तो कम रखा हुआ है तो क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, जैसे ज्यादा लोन देंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खरीदने निकलेंगे, खरीदने निकलेंगे तो डिमांड आपकी बढ़ गई, चीज़ों की, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ी, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ने से जो दुकानदार है उसकी रेट का हाई कर देंगे, जैसे कि आपको कोई माल
मान लीजिए चीनी लेनी है, तो चीनी की अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो उसकी खपत यानी कि उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगा कि उसका प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया यूरो की। और जो दूसरा कारण है कि आपका एनर्जी सप्लाई का, कि एनर्जी सप्लाई कैसे, क्योंकि आपका रशिया ने इन्वेड किया हुआ है यूक्रेन को, तो इस वजह से एनर्जी सप्लाई की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस वजह से भी क्या है कि इसका जो है यूरो जो है डाउन जाता जा रहा है। और दूसरा क्या है, उस पे सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया पे, क्योंकि एनर्जी सप्लाई की वजह से रशिया अपना ऑयल और गैस को नहीं सप्लाई कर सकता, इस वजह से ये सारी चीजें क्या कर रही है, यूरो को नीचे डाउन लेके आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे इकोनॉमी में। पहला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बिजनेसेस पे। जो कंपनीज है वो आपका यूरो को एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, आउटसाइड द यूरो, सॉरी, जो कंपनीज है आपके यूरो जोन से बाहर आपका एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि वहां पे तो आपका यूरो जो है बहुत सस्ता हो गया है, तो इसलिए वहां पे तो कोई बेनिफिट उन्हें दिखेगा नहीं, तो जहाँ पे आपकी चीजें महंगी है वहां पे आपको बेचना वो शुरू कर देगी, तो इससे यूरो का फाल में मतलब जो यूरो के फाल से उन्हें कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इसी तरह से अगर जो कोई कंपनी है कहीं पर वो यूरो जो है जहाँ पर उन्हें लॉस दिख रहा है, तो दूसरी कंपनी में क्या है, दूसरी जगह पे अपना सामान बेचना शुरू कर देगी। अब सेंट्रल बैंक की यहाँ पे बात करें। अब जो सेंट्रल बैंक है ये अपने रेट को टाइट करना पड़ेगा, इन इंटरेस्ट रेट को टाइट करना पड़ेगा, तभी ये आपको इस चीज को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ये फर्क पड़ेगा इसकी पैरिटी से। दूसरा, ग्रोथ और डेप्थ में क्या फर्क देखने को मिलेगा, जो मार्केट प्राइसेस है, क्या आपके जो ये क्या नाम यूरो जोन से जो बाहर मार्केट प्राइसेस है, वहां पे आपको चीजें बेचेंगे तो ज्यादा अच्छे दाम पे मिलेगी, ज्यादा अच्छे दाम पे मिलेगी, तो इससे क्या है कि आपका ये जो है डेप्थ डेप्थ बढ़ेगा, क्योंकि यूरो तो डाउन कर रहा है, तो आप सामान जो है यूरो जोन से बाहर बेच रहे हो, तो आपका ओवरऑल डेप्थ बढ़ेगा, तो इसे आप इसको बूस्ट करने के लिए, यानी कि उनका जो है यूरोपियन जो गुड्स है उसमें क्या है कि बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे, इनका जो ये है क्या नाम गुड्स एंड सर्विसेज है वो दूसरी देश में जाना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे यूरोपियन उसमें नहीं क्या नाम यूरोपियन जो कंट्रीज है वो जो यूरो जोन के, ये यूरो जोन में आपका वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला जो है आपका कॉस्ट, जो डेब्ट की कॉस्ट है रिपेमेंट की, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा मिशन अबॉट के बारे में, जो कि गगनयान के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि इसरो ने इसको लॉन्च किया है, ये दो अनमैन्ड अबॉट मिशन 2022 में आपका क्या करेंगे, लॉन्च किए जाएंगे, जो कि इंश्योर करेंगे आपकी जो सेफ्टी वो क्रू है उसकी सेफ्टी के लिए आपका ये इंश्योर किया जाएगा अबॉट मिशन चलाने से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो गगनयान मिशन है, जब गगनयान मिशन को भेजा जाएगा, मान लीजिए इन केस वो फेलियर हो जाता है, तो आपको जो क्रू मेंबर्स है उनको आसानी से अबॉर्ट किया जा सके, अबॉर्ट करके उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो इसी चीज को ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा, क्योंकि चांसेस बने रहते हैं कि अगर फेल हो गया तो उनकी जान माल का खतरा नहीं। देखो पैसा तो है लगता है, मगर क्या है कि फेलियर से हम सीखते हैं, मगर जान तो बची रहे, क्यों हम अपने इतने बड़े टैलेंट को ऐसे ही तो नहीं खो सकते। तो ये इसरो का एक तरह से पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि इसरो पहली बार आपका क्या है, मैन स्पेस फ्लाइट आपका भेजेगा। ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट व्हीकल जो होगा उसका वो इसी पर्पज से लॉन्च किया जा रहा है। इसे सितंबर 2021 में लॉन्च करना था, मगर डिले होने की वजह से ये आगे बढ़ा दी गई इसके लिए। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या करेगा, जो क्रू है उसे एस्केप करेगा और स्पेस क्राफ्ट से अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग करेगा। दूसरा, इसरो ने इसे आपको टेस्ट व्हीकल को डेवलप किया है। ठीक है, क्या करेगा कि सर्टेन हाइट पर ले जाके उसको सिमुलेट करेगा, मतलब यहाँ से ही ऑपरेट करेगा और फेल कराएगा, जानबूझ के फेल कराएगा, ताकि उस कंडीशन में वो उनका सिस्टम काम कर पाता है नहीं कर पाता, वो एस्केप कर पाता है, उस क्रू मेंबर्स को बाहर निकाल पाता है नहीं निकाल पाता, ये टेस्ट करेगा। दूसरा, ये क्रू मॉड्यूल्स को बाहर कर देगा फायरिंग एक्सप्लोजिव नट्स से। ठीक है, ये एक्सप्लोजिव नट होगा, उसके पुश से वो जो आपका क्रू मेंबर है उनको बाहर निकाल के आपका समुद्र में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका सिस्टम क्या है कि जो इंडियंस है उसके स्पेस मिशन को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा और ये एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट करेगा, ये इसमें सब बताया गया है। अगर गगनयान मिशन की हम बात करें थोड़ा सा, गगनयान मिशन को 2023 में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। इसमें तीन तो आपके क्या होंगे, वो होंगे एस्ट्रोनॉट होंगे, जिसमें से दो आपके एक एक वुमेन होगी। ठीक है, तो एक क्या नाम आपका, थ्री फ्लाइट्स विल बी सेंड, सॉरी, यानी कि तीन फ्लाइट्स आपकी ऑर्बिट में सेंड की जाएगी, जिसमें से दो अनमैन्ड फ्लाइट होगी, एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, ये बोला गया है
मैं वहाँ उधर गलत बोल गया। ठीक है, अब गगनयान सिस्टम की अगर हम बात करें कि इसमें देखो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे, तो एक तो आपका क्रू मॉड्यूल होगा, दूसरा सर्विस मॉड्यूल होगा, तो इन दोनों को आपका अटैच करके इसमें लगाया गया है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मैक, आपका ये है क्या नाम, GSLV मैक 3 है। ठीक है, मार्क 3 है, इसे आपका लॉन्च व्हीकल है, तो इससे आपका इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो गगनयान जो मॉड्यूल है इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी बोला जाता है। इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे जिसमें एक वुमेन भी होगी। ठीक है, इसके अंदर ये बैठाया जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लेंस है जिसके थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो क्रू मेंबर्स है बाहर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, अर्थ की लोअर लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको क्या नाम सर्कल किया जाएगा। कितने एल्टीट्यूड पर होगी, 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको एनसर्किल किया जाएगा। ये कितने दिन के लिए होगा, 5 से 7 दिन के लिए ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, अब इसकी पेलोड्स की बात करें, पेलोड्स में तो वही है, एक क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें से आपके क्रू मेंबर्स होंगे, सर्विस मॉड्यूल होगा जिसमें आपके प्रोपेलेंट इंजन्स वर्क करेंगे जिसको पावर देंगे, और इसे इमरजेंसी एस्केप यूनिट से भी ये क्या होगा, इक्विप्ड होगा। इसे कौन लॉन्च करेगा, जेएसएलवी मैक 3 लॉन्च करेगा। इसे हम LVM 3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलते हैं, 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो अब इसे रशिया का कहाँ रोल आता है, क्योंकि जो हमारे आपके वो होंगे एस्ट्रोनॉट होंगे, उनको कौन, इसरो प्लस ग्लेव कोस्मोस, इन दोनों ने आपके जो ये ग्लेव कोस्मोस कौन है, रशिया की गवर्नमेंट ओन एजेंसी है, ये आपको ट्रेनिंग देगी। ये इसरो के जो आपके एस्ट्रोनॉट होंगे उनको ट्रेनिंग देगी, क्योंकि इन्होंने दोनों ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये क्या करेंगे, आपको जो सोयूज मैन स्पेस शिप है वो इनको लेके जाएगा आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास, तो वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वेटलेसनेस की भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि वेटलेसनेस की कंडीशन में क्या क्या होता है, कैसे आपको वो करना है, क्या नाम, हैंडल करना हो सिचुएशन को, वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा कंट्री में। ठीक है, जिससे कि आपका इसमें किस किस को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, बहुत सारी एजेंसी जैसे कि लेबोरेटरीज को, बहुत सारी एकेडमिया को, इंडस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान देखने को मिलेगा। इससे टेक्नोलॉजी और हमारे सोशल बेनिफिट के लिए भी यूज की जा सकेगी। सोशल बेनिफिट जैसे कि आपका वेदर कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है, आपकी फसलों के लिए, ठीक है, दूसरा आपके जो डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कैसे फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम इन स्पेस। इसका काम ये है, इसमें प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट प्लेयर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्पेस सेक्टर में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें देखने को मिला है, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि हम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कैसे करेंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हमें चाहिए और एक्सपर्टनेस चाहिए, क्योंकि तभी तो मिशन एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकेंगे। तो इसमें हम यही करेंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके, कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा विंडफॉल टैक्स के बारे में। विंडफॉल टैक्स में ये होता है कि जब देखिए, अभी ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो ईज कर रहा है ग्लोबली। किस वजह से, इस वजह से ईज कर रहे हैं कि आपका जो ग्लोबल रिसेशन की कुछ न्यूज निकल के आई, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसने बोला है इंडिया मूव्स ईजिंग इट्स विंडफॉल एज प्राइस फॉल, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, और इसने इंडिया ने कोशिश क्या की है कि आपका विंडफॉल टैक्स को ईज करने की कोशिश की है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल के प्राइस कैसे गिर रहे हैं। अब जब क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेंगे तो आपकी जो इंडियन मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स है, रिफाइनरीज है, वो आपका यहाँ पर तो क्रूड ऑयल बेच नहीं पाएगी, तो क्रूड ऑयल कहाँ पे बेचेगी, बाहर, क्योंकि अगर बाहर बेचेगी तो वो क्या होगा कि वहाँ पे मान लो क्रूड ऑयल जो आपका मान लो महंगा मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल अगर आपका महंगा मिल रहा है तो वो उधर से उन कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, तो क्या करेंगे, आप इंडिया मान लो क्रूड ऑयल आपका सस्ता है, क्योंकि वहां पे तो आप अगर माल बेचोगे तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्रूड ऑयल आप बाहर बेचना, एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो आपको बहुत ज्यादा, एकदम कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यही बेनिफिट देखने को मिला कई कंपनियों जैसे कि ONGC होगी, IUCL हो गया, रिलायंस होगी। ठीक है, तो इन कंपनियों में बहुत ज्यादा ये आपका विंडफॉल टैक्स की वजह से, यानी कि विंडफॉल आपका प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहीं पे यही बोला गया कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है
वो ग्लोबल रिसेशन की वजह से क्या कम किया जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका टैक्स कट कर दिया, सेस जो लगाए हुए होते हैं आपके डीजल पे और एटीएफ पे, उस पे क्या करते हैं, सेस को कुछ पे डीजल एटीएफ पे, मतलब सेस और लीवाई जो होते हैं डीजल और एविएशन फ्यूल, इनको रिमूव करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर हम रिसेशन की बात करें, रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिसेशन की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपकी एनुअल पर कैपिटा जो रियल वर्ल्ड जीडीपी है वो आपकी डिक्लाइन होने लगे। किन किन सेक्टर्स में, सेवन सेक्टर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड, कैपिटल इनफ्लो और ऑयल कंज्यूमशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, पर कैपिटल कंज्यूमशन कम हो जाए, तो ये सारे आपके सिम्टम्स दिखने लगे तो समझ लो रिसेशन की कंडीशन आने वाली है। तो यहाँ पे यही बोला गया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो अप्रैल 2022 में, उसने भी यही बोला कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन और डाउन जाता है, एडवांस इकोनॉमीज का जो इंडिकेशन है वो भी देखिए यहाँ पे परसेंटेज डाउन जाती जा रही है ग्रोथ की, और जो इमर्जिंग मार्केट है उनकी डेवलपिंग मार्केट वो भी कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये बोला है, आईएमएफ की तो ये रिपोर्ट रिपोर्ट है ही। ठीक है, तो ये बोला कि यहाँ पे रिसेशन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि जो ये आपकी बीसीसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल की ये आपका ट्रेंड है, तो इसमें ये बताया गया जो पीएमआई है, पीएमआई कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो डाउन जा रहा है। अगर आपका 50 से डाउन चला जाता है इसका मतलब आपका रिसेशन की चांसेस है। तो यहाँ पे ये देखो, वार्निंग साइंस ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वार्न दैट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कंबाइंड विद द स्लोडाउन इफेक्ट फ्रॉम द चाइनाज पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से और रशिया का जो इन्वेजन हुआ उसकी वजह से क्या है कि आपका ग्लोबल रिसेशन का फिगर देखने को मिलता है। तो पीएमआई जो है आपका 50 से डाउन आ गया, 50 से अगर डाउन जाता है तो रिसेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका यूके की बात की गई है, यूएस की, यूरो जोन्स जितनी कंट्री है, जापान की, जो आपकी डेवलप कंट्री है उनकी बात की गई है, तो यहाँ पर 50 से कम देखने को मिल रहा है पीएमआई का। तो इसका मुझे चांस है कि चांसेस है कि रिसेशन आने के। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट बोली गई है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो इसमें बोला गया स्टैगफ्लेशन की जो रिस्क है वो बढ़ गया है, किसके, शार्प स्लो डाउन इन ग्रोथ, कि ग्रोथ तो आपकी बहुत ज्यादा डाउन चली गई, इसका मतलब आपका स्टैगफ्लेशन बढ़ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी और आपकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया। अब विंडफॉल टैक्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। विंडफॉल टैक्स एक था हायर टैक्स रेट होता है। हायर टैक्स रेट मतलब जिससे कि आपका अचानक से ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाता है कुछ कंपनीज के द्वारा, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। यहाँ पे इसके रिडक्शन, टैक्स में रिडक्शन करने के क्या क्या फायदे हुए। गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स की कंटेक्स्ट की बात करें कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को कट किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इसको कट किया है। ठीक है, नेट रेट आपका इफेक्टिव कब से होगा, ये 20 जुलाई से होगा। विंडफॉल टैक्स जो कट हुआ है क्रूड ऑयल पे कितना कट हुआ है, तो पहले क्या था कि 23,250 था, अब क्या हो गया 17,000 पर टन हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को कट किया डीजल पे, कितना 13 पर लीटर से 10 रुपए पर लीटर था, यानी 3 रुपए पर लीटर कट कर दिया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द पेट्रोल रिमूव कर दी गई है, क्योंकि पेट्रोल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर देने से क्या होगा, आप क्या है कि पेट्रोल को यानी कि बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये रिमूव कर दिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एटीएफ पे क्या है, कट कर दिए 6 रुपए पर लीटर से 4 रुपए पर लीटर, ये कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने जो पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी जो ये टैक्स इंक्रीज किए हुए थे, ये क्या रीजन था कि ये फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि पहले इसलिए इंक्रीज किया हुआ था कि अब आदमी क्या कर रहा था कि उसको अपना जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था उसको सब बाहर भेज रहा था, जो आपकी ये रिफाइनरीज है वो सब बाहर भेज रही थी, क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिला था तो बाहर भेज दी थी। तो यहाँ पे क्या शॉर्टेज हो गया था फ्यूल के, फ्यूल का शॉर्टेज होने से जून 2020 में ये देखने को मिला कि आपके आउटलेट रिटेल जो पंप्स होता है, पेट्रोल पंप होता है, वो बंद होने की कगार पा गई। इस वजह से फ्यूल शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे इनको टैक्स घटाना पड़ा ताकि यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा बेच सके। ठीक है, अब जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरह से रहे, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर जो है विंडफॉल गेन्स, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप बाहर उसको बेचोगे, तो वो बाहर क्रूड ऑयल बेचने से क्या आपका महंगा बिकेगा, महंगा बिकने से क्या होगा कि आपका अचानक से एक तो विंडफॉल गेन्स देखने को मिलेगा।
ठीक है, और शॉर्टेज हो जाएगी आउटलेट रिटेल्स पे, आपका फ्यूल की क्या है शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि आप तो बाहर भेज रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो आपकी कंपनी है उनको तो फायदा होगा, मगर ओवरऑल आपकी जो ये क्या नाम, और लोकल लोगों को लोकल प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला आपका, 12% जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें 12% फॉल देखने को मिला रिसेशन की वजह से, जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को और यहाँ पे क्या ना ड्यूटीज को रिवैम्प किया और उस पर ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर